सो इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस, आज का जो हमारा आर्ग्यूमेंट फॉर द प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज द टेलियोलॉजिकल और द डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट मेजरली गिवन बाय विलियम पेली। ये बहुत ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर थीस्टिक आर्ग्यूमेंट रहा है गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। एंड द आर्ग्यूमेंट अकर्स इन फिलोसफिकल लिटरेचर फ्रॉम प्लेटोस टाइमियस ऑनवर्ड। ये मतलब कितना ज़्यादा, मतलब हमने देखा कि थॉमस एक्विनास का जो कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है उसमें भी यही आर्ग्यूमेंट आता है। डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट प्लेटो के टाइम में इसमें ये डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट आता है। मॉडर्न टाइम्स में इस आर्ग्यूमेंट का सबसे फेमस एक्सप्लेनेशन और एक्सपोजिशन जो है वो दिया है विलियम पेली ने। डिज़ाइन इज दैट ऑफ विलियम पेली। सो इन उसकी नेचुरल थियोलॉजी में या एविडेंसेस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द डीटी कलेक्टेड फ्रॉम द अपीयरेंसेस ऑफ नेचर। सो हिज वर्क इज टाइटल्ड एज नेचुरल थियोलॉजी और द एविडेंसेस ऑफ the existence and attributes of the deity collected from the appearance of nature. The name itself suggest कि पूरी तरह से proof of existence of God की बात की जा रही है। और अभी भी मतलब ये डिज़ाइन, ये आर्ग्यूमेंट जो है विलियम पेली का, ये काफ़ी फेमस है। अभी भी ये थियोलॉजिकल सर्कल्स में काफ़ी डिस्कस किया जाता है। पेलीज एनालॉजी ऑफ द वॉच कन्वेज द एसेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट, कि वॉच की हेल्प से, ऑफ कोर्स जो वॉच का आर्ग्यूमेंट है, वॉच की एनालॉजी है, वो ही सबसे सपोर्ट देता है पेली के आर्ग्यूमेंट को। सपोज कि जब हम एक यहाँ पे अब आर्ग्यूमेंट को समझते हैं कि हम एक रेगिस्तान में चल रहे हैं और हमें अचानक से एक रेगिस्तान में पत्थर पड़ा हुआ मिलता है। एंड आस्क माई सेल्फ हाउ दिस ऑब्जेक्ट केम टू एग्जिस्ट। I can properly attribute its presence to chance, meaning in this case the operation of such natural forces as wind, rain, heat, frost and volcanic action. तो जब हम एक रेगिस्तान में चल रहे हैं, हमें अचानक से कोई पत्थर का टुकड़ा दिखा, तो अगर हम बोलेंगे कि ये पत्थर का टुकड़ा कैसे यहाँ पर आया, कैसे बना, तो हम बोलेंगे कि हाँ, पहाड़ से टूट गया, हवा के कारण, बारिश के कारण, वॉल्केनिक एक्शन के कारण, किसी भी चीज़ के, गर्मी के कारण वो पत्थर का टुकड़ा बना। लेकिन अगर हम रेगिस्तान में चलते हुए अचानक से एक वॉच, घड़ी को देखते हैं कि घड़ी ज़मीन पे पड़ी हुई है, तो हम इसी तरह से उसको नहीं बोल सकते हाँ हो सकता है किसी पेड़ से गिर गया, पत्थर से गिर गया, ऐसे ही टूट के बन गया। नो, क्योंकि एक घड़ी में, वॉच में इतने कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होता है, स्प्रिंग लगा रहता है, व्हील्स लगे रहते हैं, कॉग्स होते हैं, एक्सल्स होते हैं, बैलेंस होता है, एक पूरा बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेल डिज़ाइंड स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो वॉच चल रही होती है। अगर कभी हम वॉच को खोल के ओपन करके देखेंगे तो वॉच के अंदर होता है कि एक व्हील चल रही है, उस एक व्हील के साथ ही साइमल्टेनियसली दूसरी व्हील उसमें चल रही है कि उसके, and it's all very methodological, well planned structure होता है। तो it would be utterly impossible to attribute the formation and assembling of these metal parts into a functioning machine to the chance operation of such factors as wind and rain, कि बस अचानक से वो तो गलती से हो गया होगा कि बारिश के कारण ये अलग अलग पार्ट्स जो है वो आपस में आकर अपने आप से ऐसे कनेक्ट हो गए होंगे, ऐसे अपने आप को अरेंज कर लिया होगा और वॉच बन गई। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हमें सोचना पड़ेगा, हम ऑफकोर्स हमें एक ही एक्सप्लेनेशन इसका बनता है कि कोई है जिसने केयरफुली इन सभी पार्ट्स को आपस में प्लेस किया है। तो पेली एड सर्टन कमेंट्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर हिज एनालॉजी बिटवीन द वॉच एंड द वर्ल्ड। पेली अपने वॉच के आर्ग्यूमेंट से वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। पहला, इट वुड नॉट वीकन आर इन्फ्लुएंस इफ वी हैड नेवर सीन अ वॉच बिफोर, एज वी हैव नेवर सीन अ वर्ल्ड अदर देन दिस वन एंड देयरफॉर डिड नॉट नो फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन दैट वॉचेस आर प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। मान लो कि पेली एक्सप्लेन यहाँ पे कर रही कि अगर किसी ने पहले कभी वॉच नहीं देखी, घड़ी पहले कभी उसने देखी नहीं, तो हमें नहीं पता। अगर किसी ने घड़ी देखी है, किसी को घड़ी के बारे में पता है, तो उसको ऑलरेडी पता है कि ये किसी ह्यूमन ने बनाया। पर मान लो कोई ऐसा है जिसने पहले कभी घड़ी देखी नहीं और अचानक से उसको घड़ी दिख जाती है, तो भी उस घड़ी को देखकर वो ये नहीं सोचेगा कि वो घड़ी बाय चांस हवा पानी से बन गई। Second, it would not invalidate our inference from the watch to the watchmaker if we found that the mechanism did not always work perfectly, as may appear to be the case with the mechanism of the world. दूसरा, मान लो कि अगर वो मैकेनिज्म परफेक्टली वर्क नहीं भी करता है, अच्छे से वर्क नहीं भी करता है, तो भी कोई उसको देखकर ये नहीं बोल सकता कि ये बाय चांस हवा पानी बारिश से बन गई है। फिर भी कोई उसके वर्किंग को, उसके मैनेजमेंट, उसके मेकिंग को किसी वॉच मेकर को ही एट्रीब्यूट करेगा। तो इट वुड नॉट इनवैलिडेट आवर इन्फ्लुएंस फ्रॉम द वॉच टू द वॉच मेकर इफ वी फाउंड दैट द मैकेनिज्म डिड नॉट ऑलवेज वर्क परफेक्टली। We would still be obliged to postulate a watchmaker. And third, our inference would not be undermined if there were parts of the machine whose function we are not able to discover.
तो अगर मान लो हमें उस वॉच में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती, इसका क्या यूज़ है, ये यहाँ पर वॉच में क्यों है, ये तो एक्स्ट्रा है, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, तो भी हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ वो वॉच तो बाई चांस बन गई, तो भी हम बोलेंगे कि किसी वॉच मेकर ने ही उस वॉच को बनाई है। तो ये सारी वॉच की हेल्प से वो इन्हीं सब आर्ग्यूमेंट्स को वर्ल्ड पे अप्लाई करते हैं कि पहला, हमने इस वर्ल्ड के पहले कोई और वर्ल्ड नहीं देखा, हमें नहीं पता कोई दूसरे वर्ल्ड के बारे में, हम पहली बार इस वर्ल्ड को देख रहे हैं, उसके बाद भी हम ये नहीं बोलेंगे कि ये वर्ल्ड बाय चांस बन गया है। दूसरा, वो यही बोलते हैं कि इन द केस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ वर्ल्ड ऑल्सो, कई चीज़ें हो सकती है जो हमें लगे कि ये परफेक्टली काम नहीं कर रही, जैसे ईविल हो सकता है वर्ल्ड में, बुराई हो सकती है, कई चीज़ें जो परफेक्टली काम नहीं कर रही, फिर भी वर्ल्ड का डिज़ाइन ऐसा है, जैसे वॉच का डिज़ाइन है कि हम बोलेंगे कि कोई वॉच मेकर है, भले ही इसमें गलतियां हैं लेकिन कोई वॉच मेकर है। और तीसरा, हो सकता है कि वर्ल्ड की कई चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसका यूज़ नहीं बता पाए, लेकिन फिर भी कोई वॉच मेकर है, उसी तरह से कोई मेकर है जिसने इस वर्ल्ड को बनाया है। पहली आर्ग्यूज कि जो नेचुरल वर्ल्ड है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, बहुत ही डिफिकल्ट सा मैकेनिज्म है, और इसीलिए एक वॉच की तरह ही किसी ने इसको डिज़ाइन करा है। ये इतना सिंपल या स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कि हम बोल दें कि ये तो बस एग्जिस्टेंस में आ गया। द रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स अगर हम देखें सोलर सिस्टम में, और उसका कि अर्थ भी उतनी पर्टिकुलर पोजिशन पे है, फिर अर्थ में 4 सीजन्स का होना, उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना, इन्वायरमेंट के बदलने के साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने आप को बदलना, ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट, सोलर सिस्टम, अर्थ, ये सारे प्लैनेट्स, सभी चीज़ें एक चीज़ ज़रूर बताता है कि कहीं ना कहीं कोई डिज़ाइनर है इस वर्ल्ड का। ह्यूमन ब्रेन में भी जैसे अगर हम देखें तो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स है जो एक साथ फंक्शन करते हैं कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में। तो आई इज़ अ सुपर मूवी कैमरा विद सेल्फ एडजस्टिंग लेंस। जो हम मूवी कैमरे की बात करते हैं, ह्यूमन ब्रेन पे हम बात करते हैं, ह्यूमन ब्रेन में कितने सारे सेल्स हैं, ब्रेन में हर पार्ट है, उस हर पार्ट का एक कनेक्शन एक बॉडी पार्ट से, ब्रेन के जितने पार्ट्स हैं वो एक एक बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है। ब्रेन का हर पार्ट एक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मूवमेंट के लिए, बॉडी मूवमेंट के लिए अलग है, हमारे ईटिंग ड्रिंकिंग के लिए अलग है, हमारे इंटरनल फंक्शंस के लिए अलग है। अगर हम एक कैमरा की बात करें, कैमरा में सेल्फ एडजस्टिंग लेंस होती है, एक्यूरेसी होती है, कलर सेंसिटिविटी, जितनी भी चीज़ें होती है, टाइम होता है, उसका वो जो रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम होती है, ये सारे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स हैं। तो हम कैसे बोले कि बाय चांस इसका फॉर्मेशन हो गया? हमारे ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है, उसमें इतनी सारे फंक्शंस है, तो हम कैसे बोले कि ये ब्रेन बाय चांस फॉर्म हो गया? Paley, in this respect, typical of a great deal of religious apologetics in the 18th century, develops a long cumulative argument drawing upon virtually all the sciences of his day. As examples of divine arrangement, he points to the characteristics and instincts of animals which enable them to survive. तो पेली बहुत लंबा आर्ग्यूमेंट हर एक चीज़ का एग्जाम्पल लेके समझाता है कि एनिमल्स में इतना इंस्टिंक्ट्स होता है, इतना परफेक्ट बैलेंस है कि एक डियर से ग्रास को खाएगा, डियर को खाने के लिए लायन है, लायन को हराने उससे ज़्यादा पावरफुल एलिफेंट है। जो इतना परफेक्ट बैलेंस पूरे इकोसिस्टम में बना हुआ है कि बर्ड के विंग्स जो है वो पूरी तरह से सूटेबल है एयर के लिए, फिश के फिन जो है वो वाटर के लिए सूटेबल है, कि फिश जो है वो वाटरप्रूफ होती है, उसके फिन्स वाटरप्रूफ होते हैं, उसके गिल्स जो होते हैं वो उसके फिन्स के अंडर होते हैं। ये सारी चीज़ें, ये पूरा डिज़ाइन, जिस तरह से वर्ल्ड बना हुआ है, ये इतना इंटेलिजिबल है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि कैसे कोई ना बोले कि इसको किसी ने डिज़ाइन नहीं किया है। ही इज़ इम्प्रेस्ड बाय द वे द ऑल्टरनेशन ऑफ डे एंड नाइट कन्वीनियंटली इनेबल्स एनिमल्स टू स्लीप आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी, कि कैसे डे और नाइट परफेक्टली अरेंज्ड है कि दिन में सभी लोग काम करें, रात को सब सो जाए। वी मे कंक्लूड विद एन एग्जाम्पल ऑफर्ड बाय अ मोर recent writer who refers to the ozone layer in the atmosphere, which filters out enough of the burning ultraviolet rays of the sun to make life as we know it possible on the earth's surface. तो जैसे रीसेंट राइटर जो है उसने ओजोन लेयर की बात की, ओजोन लेयर में भी हम देखते हैं कि ओजोन लेयर इज एक्चुअली हार्मफुल, लेकिन हमारे पास उतना ही अमाउंट ऑफ ओजोन लेयर है जितना हमें ज़रूरत है, कि वो उतना ही अमाउंट है जितना वो अल्ट्रावायलेट रेज को कैप्चर कर लेता है। The ozone gas layer is a mighty proof of the creator's forethought. Could anyone possibly attribute this device to a chance evolutionary process? A wall which prevents death to every living thing, just the right thickness and exactly the correct defense gives every evidence of plan. कि ओजोन लेयर उतनी थिक है जितनी हमें चाहिए, वो ज़्यादा थिक हो जाएगी तो सनलाइट हम तक पहुंच नहीं पाएगी, वो पतली हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा सनलाइट हम तक पहुंचेगी। मतलब परफेक्ट थिकनेस होना, उतनी थिकनेस कि वो सन की हार्मफुल रेस से हमें बचा भी रहता है, प्लस उसकी प्रेजेंस भी। ये सारी चीज़ें इसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि कोई है डिज़ाइनर, कोई है जिसने सभी चीज़ों को प्लान करके इस वर्क को बनाया है।
तो विलियम पेली का जो आर्ग्यूमेंट है वो पूरी तरह से वॉच के वर्किंग से हमें मिलता है। नाउ द क्लासिक क्रिटिक ऑफ द डिजाइन आर्ग्यूमेंट अकर्स इन डेविड ह्यूम्स डायलॉग्स कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन। तो डेविड ह्यूम का जो वर्क है डायलॉग्स कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन, उसमें वो विलियम पेली के आर्ग्यूमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। ह्यूम की जो बुक थी वो 1779 में पब्लिश हुई थी, विच वॉज 23 years earlier than Paley's, but Paley took no account of Hume's criticism, by no means the only example of lack of communication between theologians and their philosophical critiques. Three of Hume's main criticism are as follows. मतलब बताओ कि डेविड ह्यूम की जो बुक है वो पेली के 23 years पहले लिखी गई थी, लेकिन उसके बावजूद पेली ने उसके क्रिटिसिज्म पे ध्यान ही नहीं दिया और फिर भी अपने वर्क को कंटिन्यू रखा। तो ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा गैप है थियोलॉजियंस के बीच में और फिलोसोफर के राइटिंग्स के बीच में, कि कैसे थियोलॉजियंस और उनके क्रिटिक्स, फिलोसफिकल क्रिटिक्स के बीच में इतना गैप, इतना कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो 3 मेन क्रिटिसिज्म डेविड ह्यूम देता है। पहला क्रिटिसिज्म है, ही पॉइंट्स आउट दैट एनी यूनिवर्स इज बाउंड टू हैव द अपीयरेंस ऑफ बीइंग डिजाइन, फॉर देयर कुड नॉट बी अ यूनिवर्स एट ऑल इन विच द पार्ट्स वर नॉट अडैप्टेड टू वन अनदर टू अ कंसिडरेबल डिग्री। तो ह्यूम कहते हैं कि कोई भी यूनिवर्स को देख लो, हर यूनिवर्स में हमें ये डिज़ाइन दिखेगा ही सही, क्योंकि वो यूनिवर्स में जितने भी पार्ट्स है वो ऑफकोर्स अपने आप को इतना वेल एडजस्टेड रखेंगे कि हमें लगेगा कि कोई डिज़ाइनर है उसका, वो अपने आप को इतना अडेप्ट कर लेंगे एक दूसरे के लिए। देयर कुड नॉट फॉर एग्जाम्पल बी बर्ड्स दैट ग्रू विंग्स बट फिश वर अनेबल टू लिव इन द एयर। तो हमें ऐसा कुछ दिखेगा ही नहीं। मतलब वो चीज़ हुई इसलिए क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म ने, उस चीज़ ने अपने आप को उस तरह से अडेप्ट कर लिया। द परसिस्टेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ लाइफ इन अ रिलेटिवली फिक्स्ड environment presupposes order and adaptation, and this can always be thought of as a deliberate product of design. The question, however, whether this order could have come about otherwise than by conscious planning remains to be answered. तो ह्यूम का कहना है कि ज़रूरी नहीं कि कोई डिज़ाइनर है, कोई प्लानर है जिसने इसे प्लान किया। धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप कर लिया, अडेप्ट कर लिया। इसमें ज़रूरी नहीं कि हम किसी डिज़ाइनर को बताएं। एज एन ऑल्टरनेटिव ह्यूम सजेस्ट the Epicurean hypothesis. The universe consists of a finite number of particles in random motion. जैसे कि ऑल्टरनेटिव में ह्यूम क्या सजेस्ट करता है, एपिक्यूरियस की हाइपोथेसिस। एपिक्यूरियस वाज अगेन अ फिलोसोफर जिसको हम ऑलरेडी WT स्टेज वाली सीरीज़ में मेरे चैनल पर अपलोडेड है वो प्लेलिस्ट WT स्टेज की सीरीज़, उसमें हम एपिक्यूरियस के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो एपिक्यूरियस की हाइपोथेसिस क्या थी कि जो यूनिवर्स है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इनफाइनाइट नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो कि रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। इन अनलिमिटेड टाइम दीज गो थ्रू एवरी कॉम्बिनेशन दैट इज पॉसिबल थ्रू दैम। यानी कि इतने टाइम को लेकर ये फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो जितने पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं उतनी पॉसिबिलिटीज़ में अपने आप को अरेंज करते हैं। उनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो जाती है जिसमें एक स्टेबल यूनिवर्स हो जाता है, जो कि भले ही हो सकता है टेम्पररी, हो सकता है परमानेंट, हमें नहीं पता, लेकिन एक स्टेबल ऑर्डर हो जाता है और इस ऑर्डर में वो यूनिवर्स फॉर्म हो गया। सो दिस ऑर्डर विल इन ड्यू कोर्स बी रियलाइज्ड एंड मे बी द ऑर्डरली कॉस्मोस इन विच वी मे नाउ फाइंड आवरसेल्व्स। तो जो इतने भी पार्टिकल्स वो अपने आप को हर तरह से अरेंज करके देखते हैं और उनमें से कोई एक ऐसा तरीका निकल जाता है जिसमें कि यूनिवर्स पॉसिबल हो जाता है। दिस हाइपोथेसिस प्रोवाइड्स अ सिंपल मॉडल फॉर अ नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑर्डरली कैरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो हाइपोथेसिस है इससे हम पूरा यूनिवर्स, पूरा नेचुरल वर्ल्ड, उसके ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये नेचुरल वर्ल्ड इसी तरह से इसी ऑर्डर में क्यों फॉर्म्ड है। द मॉडल कैन बी रिवाइज्ड एंड एक्सटेंडेड इन द लाइट ऑफ द स्पेशल साइंसेज। द डार्विनियन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट्स अ मोर कॉन्क्रीट अकाउंट ऑफ द इंटरनल कोहेरेंस ऑफ एनिमल बॉडीज एंड ऑफ देयर एक्सटर्नल अडेप्टेशन टू एनवायरमेंट। तो चार्ल्स डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन है कि कैसे एनिमल्स हैं जिन्होंने अपने आप को धीरे धीरे करके अडेप्ट कर लिया, वो रह गए, बाकी सारे मर गए, ये और भी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है एपिक्यूरियन हाइपोथेसिस को कि सारे जो पार्टिकल्स हैं उन्हें अपने आप को अरेंज करा, धीरे धीरे करके अपने आप को अडेप्ट कर लिया और फिर एक यूनिवर्स क्रिएट हो गया। तो चाहे हम कोई भी यूनिवर्स उठाकर देख लें, उस यूनिवर्स में हमें अरेंजमेंट मिलेगा ही, क्योंकि अगर वो अरेंजमेंट नहीं मिलेगा मतलब वो यूनिवर्स ही नहीं रहेगा। According to Darwin's theory, animals are relatively efficient organisms in relation to their environment for the simple reason that the less well-adapted individuals have perished in the continual competition to survive and have not perpetuated their kind. तो डार्विन की जो थ्योरी है वो यही बोल रहा है कि जो एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए वो टाइम के साथ पेरिश हो गए,
उनकी पूरी ब्रीड, उनकी पूरी रेस खत्म हो गई, और जो अडेप्ट कर पाए वो अभी भी जिंदा है. द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल ऑपरेटिंग एज अ कॉन्स्टेंट प्रेशर टुवर्ड मोर परफेक्ट अडेप्टेशन लाइज बिहाइंड द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ इनटू इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स कल्मिनेटिंग इन होमो सेपियंस. तो ये जो है कि धीरे धीरे करके जो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो एनिमल्स ने अपने आप को अडेप्ट किया है, यही एक परफेक्ट एवोल्यूशन के बारे में बता रहा है. हमें बता रहा है कि कैसे धीरे धीरे करके उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया. तो ये उन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स के लिए आंसर है कि जो विलियम पेली का कहना है कि यूनिवर्स इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम कैसे उसको कोई डिज़ाइनर एट्रीब्यूट ना करें, उसका आंसर जो है वो ये डार्विन की थ्योरी, एपिक्यूरियन हाइपोथेसिस से मिलता है कि होमो सेपियंस जो है, होमो सेपियंस भी धीरे धीरे करके अपने आप को इवॉल्व करते गए और उनका बॉडी स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया. टू रिफर बैक टू द ओजोन लेयर, द रीजन एनिमल लाइफ ऑन अर्थ इज सो मार्वेलसली शेल्टर्ड बाय दिस फिल्टरिंग अरेंजमेंट इज नॉट दैट द गॉड फर्स्ट क्रिएटेड द एनिमल्स एंड देन पुट द ओजोन लेयर इन प्लेस टू प्रोटेक्ट देम, बट rather that the ozone layer was there first and only those forms of life capable of existing in the precise level of ultraviolet radiation that penetrates this layer have developed on earth. तो ओजोन लेयर के आर्ग्यूमेंट को आंसर करने के लिए क्या दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि पहले एनिमल्स बने फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर गॉड ने बना दी. नहीं, ओजोन लेयर पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, फिर इस ओजोन लेयर के थ्रू पेनिट्रेट होके सनलाइट में जितने ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाए और क्रिएट फॉर्म हो पाए, उतने ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो गए और डेवलप हो गए अर्थ पे. तो ओजोन लेयर पहले थी, ओजोन लेयर ने जो कंडीशंस अर्थ पे प्रोवाइड करी, उन कंडीशंस में जितने ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो पाए उतने ऑर्गेनिजम्स डेवलप होके हमारी अर्थ बन गई. सो ये भी सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गया. अब जो सेकेंड क्रिटिसिज्म ह्यूम ऑफर करता है वो ये है, द एनालॉजी बिटवीन द वर्ल्ड एंड अ ह्यूमन आर्टिफैक्ट सच एज अ वॉच और अ हाउस इज रैदर वीक. तो दूसरा क्रिटिसिज्म है कि आप कैसे ह्यूमन लाइफ और एक मटेरियल ऑब्जेक्ट के बीच में एक एनालॉजी, एक कंपैरिजन बता सकते हो. यूनिवर्स जो है वो एक वास्ट मशीन की तरह थोड़ी ना. वन कुड इक्वली प्लॉसिबली liken it to a great inert animal such as the crustacean or to a vegetable. But in this case, the design argument fails. For whether crustaceans and vegetables are or are not consciously designed is precisely the question at issue. हमें नहीं पता कि वेजिटेबल्स को या ऐसे कोई एनिमल पर्टिकुलर पर्सन, मतलब किसी बीइंग को कॉन्शियसली डिज़ाइन करा है या नहीं करा है, हमें ये नहीं पता. Only if the world is shown to be rather strikingly analogous to a human artifact is there any proper basis for the inference to an intelligent designer. कि अगर हम इस वर्ल्ड को दिखाए एक स्ट्राइकिंगली एनालॉगस टू अ ह्यूमन आर्टिफैक्ट, तभी हम बोल सकते हैं. सो ओनली इफ द वर्ल्ड इज शोन टू बी रैदर स्ट्राइकिंगली एनालॉगस टू अ ह्यूमन आर्टिफैक्ट इज देयर एनी प्रॉपर बेसिस फॉर द इन्फ्रेंस टू एन इंटेलिजेंट डिजाइनर. तो ऐसा ज़रूरी है कि हम इस वर्ल्ड को एक ह्यूमन आर्टिफैक्ट की तरह ही दिखाएं. हम उसको एक वेजिटेबल की तरह दिखा सकते हैं, एक नॉर्मल प्लांट की तरह, एक किसी एनिमल की तरह दिखा सकते हैं. इवन इफ वी कुड वैलिडली इन्फर अ डिवाइन डिजाइनर ऑफ द वर्ल्ड, we would still not be entitled to postulate the infinitely wise, good and powerful God of Christian tradition. भले ही चलो हमने बता भी दिया कि कोई डिज़ाइनर है जिसने इस वर्ल्ड को डिज़ाइन किया है, फिर भी जो क्रिश्चियन गॉड दिखाया गया है, परफेक्ट, वाइज, गुड, जिस तरह से क्रिश्चियन गॉड को दिखाया गया है, तो भी हम उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे. From a given effect, we can only infer a cause sufficient to produce that effect, and therefore from a finite world we can infer an infinite creator. तो हम लोग सिर्फ बता पाएंगे कि ठीक है कोई इनफाइनाइट क्रिएटर है जिसने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है, तो भी हम ये नहीं बता पाएंगे कि जिस तरह से गॉड को डिफाइन करा गया है वो ही गॉड है जिसने इस वर्ल्ड को क्रिएट करा है. उस गॉड की एग्जिस्टेंस को तो हम तब भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे. टू यूज एन इलस्ट्रेशन ऑफ ह्यूम्स, इफ आई कैन सी one side of a pair of scales and can observe that 10 ounces is outweighed by something on the other side, I have good evidence that the unseen object weighs more than 10 ounces. But I cannot infer from this that it weighs 100 ounces, still less that it is infinitely heavy. तो what the criticism ह्यूम का कहना है कि मुझे एक स्केल है, तराजू है, उस स्केल के ऊपर मुझे दिख रहा है कि कोई 10 किलो की चीज़ है. मुझे नहीं पता कि स्केल के दूसरी तरफ क्या है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि जो भी स्केल के दूसरी तरफ है वो 10 आउंस से भारी, 10 किलो से भारी है. तो इसका मतलब हम ये कैसे बोल सकते हैं कि वो जो दूसरी तरफ जो 10 किलो से भारी है वो 100 किलो ही है, या वो इनफाइनाइटली भारी है. हो सकता है वो 10 किलो से 11 किलो हो सकता है, 12 किलो हो सकता है, कितने भी किलो हो सकता है. तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक गॉड को ही एक्सप्लेन करके बताएं. हो सकता है कि बस एक क्रिएटर है, एक डिज़ाइनर है. हमें ज़रूरी नहीं, हम ये नहीं बता सकते कि वो परफेक्ट, वाइज, गुड गॉड ही है. On the same principle, the appearances of nature do not entitle us to affirm the existence of one God rather than many.
सिंस द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई एक ही वाइज परफेक्ट गॉड है? हो सकता है बहुत सारे गॉड है और हर गॉड में कोई ना कोई एक डिजाइन यूनिवर्स में दी है। और हम ये कैसे बोल सकते हैं कि वो गॉड गुड ही है, वो गॉड वाइज ही है, क्यों परफेक्ट ही है? क्योंकि हमें वर्ल्ड में इवल भी देखने को मिलता है और गुड भी देखने को मिलता है। नॉर फॉर द सेम रीजन ऑफ अ परफेक्टली वाइज गॉड एंड अनलिमिटेडली पावरफुल वन। तो हम नहीं बोल सकते कि वो गॉड वाइज है, गुड है, पावरफुल है, परफेक्ट है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे गॉड है, हो सकता है वो गॉड गुड नहीं है, हो सकता है कोई गॉड नहीं है, बस कोई डिजाइनर है। It has therefore seemed to most philosophers that the design argument considered as a proof of the existence of God is fatally weakened by Hume's criticism। तो ह्यूम के क्रिटिसिज्म ने बहुत ज़्यादा वीकन किया है डिज़ाइन या टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को।